नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लीफुल स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का मैथ्स का प्रीवियस ईयर का पेपर 12/2/2019 का देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो जीडी के मैथ्स के अपलोड किए थे। ठीक है, तो आज ये तीसरा पेपर है जो मैं करवाने वाला हूँ। तो देखिए, बिना समय गवाए हम लोग चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मेरा क्या दिया गया है। बोला गया है कि ए तथा सी मिलकर, देखिए ए तथा सी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए तथा ई मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए मेरे पास क्या दिया गया है, ए प्लस सी, ये दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, 120 दिन में। फिर सी प्लस ई, ये दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, 80 दिन में। और आपका ए प्लस ई, ये दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, देखिए 160 दिन में। तो चलिए हम लोग जब अब क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं और फिर क्षमता निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालते कैसे, इनके दिनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, लॉसअपा ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आप लीजिएगा 120, 80 और 16 का, तो मतलब 480 आ जाएगा। सॉरी 160 का, तो 480 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 से कितना बार में, 4 बार में, 8 6 कर यानी 6 बार में, 16 यानी 3 बार में। इससे क्या पता चला आपको, कि आपको ये पता चला कि ए प्लस सी अगर करेगा काम तो एक दिन में 4 यूनिट बनाएगा। उसी तरह सी प्लस ई एक दिन में कितना बनाएगा, 6 यूनिट बनाएगा। और ए और ई दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा। ये तो क्षमता है। ए प्लस सी एक दिन में 4, सी प्लस ई एक दिन में 6 और ए प्लस ई एक दिन में 3, जो मैंने लिख के रखा। देखिए अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो एल एच एस है, ये ए प्लस सी, सी प्लस सी, ए प्लस सी, इनको आपस में जोड़ते हैं। इधर जो है 6 4 और 3, ये 4 6 3, इसको आपस में जोड़ते हैं राइट हैंड साइड को। तो इधर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2c, क्या आएगा, 2a प्लस 2c प्लस 2e आएगा। इधर कितना आएगा, 6 4 10 3 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, ए प्लस सी प्लस ई बचता है। हाँ, बराबर 13/2। जब ये दो जब इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए सी ई मेरा कितना दिन में करता है, सॉरी ए सी मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना बनाएगा, 13/2 यूनिट बनाएगा। ठीक है, समझ में आया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखिए मैंने क्या किया कि ए प्लस सी जो है एक दिन में 4 यूनिट, सी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट, ए प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट। तो मैंने क्या किया, एलएचएस को एक तरफ जोड़ दिया, आरएचएस को एक तरफ जोड़ दिया। तो क्या आया, 2a प्लस 2c प्लस 2e बराबर 13 आया। तो अब 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो ए प्लस सी, 2 यहाँ पे कॉमन था तो उधर इंटू डिवाइड में बदल जाएगा। तो 13/12 मतलब क्या हुआ आपका, कि ए सी ई तीनों मिलकर एक दिन में 13/2 यूनिट बनाएंगे। तो 2 यूनिट बनाएंगे, इनकी क्षमता आई। लेकिन टोटल काम कितना है आपका, देखिए तो 480 आपने निकाल के रखा था यहाँ पे। देखिए तो ये पूरा काम करने में उनको कितना दिन लगेगा, 480 डिवाइडेड बाई 13/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो कितना होगा, 48 दूना 96, 960 बट्टा में 13, इतना दिन उनको लगेगा पूरा काम करने में। ऑप्शन किसमें है, देखिए 4 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश 75 वस्तुएं 10,800 में खरीदता है, तो उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको क्या होगा, ये बताना है। देखिए देखिए 75 वस्तु तो उसने 10,800 में खरीदी, लेकिन 5 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य हो गया। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो, सॉरी विक्रय मूल्य पर हानि हुआ। मतलब देखा जाए तो उसने 80 वस्तुएं बेची, 80 बेची। ठीक, अब उसको टोटल कितना लगा था, 10,800। तो 10,800 को डिवाइड कर दीजिए, बस आपको एक वस्तु का क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, 8 पंचे 40, यानी 135 आपका होना चाहिए। और जो कि ऑप्शन 3 में आपका है, यानी 135 रुपया होगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4,200 की एक राशि, 4,200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5,082 हो जाती है,
तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, रेट निकालना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, देखिए आपके पास सबसे पहला बात, देखिए आपके पास क्या दिया है, मूलधन दे दिया गया है। मूलधन आपका क्या दिया हुआ है, आपको 4200 दे दिया गया है, ठीक है। फिर आपको देखिए 5082 क्या है, अमाउंट है, ठीक है, यानी मिश्र धन है। मिश्र धन आपका क्या दिया हुआ है, 5082, ठीक है। और टाइम क्या दिया है आपके पास, समय, समय आपका दिया है 3 वर्ष दिया है। आपको निकालना है रेट, आपको निकालना है दर, दर बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा कि अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है। देखिए अमाउंट आपके पास क्या है, 5082 बराबर प्रिंसिपल क्या है, 4200 प्लस एस आई। यहाँ से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ऐसा ही निकालना चाह रहे हैं। तो एस आई बराबर क्या हुआ आपका, 5082 माइनस 4200, ऐसा ही निकल जाएगा ना। तो जैसे ही हम ऐसा ही का फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम निकाल लेंगे आसानी से। तो देखिए 2, यहाँ 8, यानी यहाँ पे कितना गया, 10 से 2 गया 8, यानी आपका 882 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है बस। आपका आगे रेट कितना जल्दी देखिए आ जाएगा। ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100 होता है। तो देखिए ऐसा ही आपने क्या निकाला, 882 निकाला अभी अपने इधर, यहाँ पे लिखिए 882 बराबर प्रिंसिपल क्या है आपका, 4200 है। देखिए मूलधन है ना 4200। रेट आपका पता है आपको, नहीं रेट ही तो निकालना है। टाइम कितना है, 3 साल बट्टे में 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अच्छा इसको अगर करें तो 42 से 42 दूना 84, 4 2 42 से कम 42 और 3 से 7 बार में 7, यानी रेट आपका कितना आया, 7% आपका रेट आ गया, यानी ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा। ठीक है कोई बात नहीं, तो बहुत आसान है। देखिए 16 और 20 का क्या होगा, पहले निकालना है आपको महत्तम समावर्तक, फिर निकालना है आपको लघुत्तम समावर्तक, फिर उसका अनुपात में बताना है। तो 16 और 20 का महत्तम समावर्तक क्या होगा आपका, 4 होगा। तो 4 कैसे निकाले, तो देख लीजिए 16 से क्या करते हैं हम लोग, विभाजन विधि से देख रहे हैं, ठीक है। विभाजन विधि से देख के बताते हैं एचसीएफ कितना होगा। तो 16 से एक बार में 16 क्या आया, 4, 4 से फिर 16 को करेंगे तो कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 बार में जब कट गया तो ये 4 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया आपका, ठीक है। तो 4 एचसीएफ निकाले। अब एलसीएम निकालना है, तो 16 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 तीय 60, 20 चौका 80, 80 हो जाएगा आपका एलसीएम। कैसे निकालते हैं इसको भी, चलिए देख लीजिए ऐसे करके, 2 से 8 बार में 2 दहिया 20, 2 चौको 8, 2 पचे 10, अब नहीं जाएगा, 2 दूना 4, चौको 16 पचे 80, यानी एलसीएम आया आपका 80। एचसीएफ ये था हमारा, एचसीएफ निकाला था ये हमने, ये निकाला था एलसीएम। अब क्या बताना है, इसका अनुपात बताना है। तो देखिए पहले महत्तम समावर्तक है, फिर लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ कितना निकला 4, एलसीएम कितना निकला 80, तो अनुपात 4 एकम 4, 20 चौको 80, 1:20 आपका होना चाहिए, यानी ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, दिया गया है, अच्छा सिंप्लीफिकेशन का है, कोई बात नहीं, इसको आसानी से हम लोग कर लेंगे। देखिए पहले हम लोग कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का, जो मिडिल सॉरी स्मॉल ब्रैकेट में है ना, छोटा ब्रैकेट में, उसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा, 8 पचे 40 माइनस 1 मैंने 39/5 आएगा इधर, प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 पलट जाएगा तो 4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखिए 2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 जब पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा। तो बस देखिए इसी तरह मैंने यहाँ पे ये 4 लिखा, तो देखिए -4 + 4 ये कट गया, ये मैंने यहाँ तक सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला, 39/5 मिला। चलिए अब देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले का को हटाते हैं ना हम लोग, ठीक है। चलिए इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2288 और 3 91, 91/4 भागा क्या है 14/3 गुने, का को हटाएंगे तो गुना आएगा 39/5। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 13 39, देखिए क्योंकि पहले का हटाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं भागा में जाते हैं, तो पहले का को हटा रहे हैं, ठीक है। तो 13 39, अब देखिए अब कटेगा, नहीं कट रहा है। तो मतलब क्या आया आपका 91 डिवाइडेड बाई 4,
देखिए फिर डिवाइडेड बाई कितना है 14 × 13/5। देखिए गुना नहीं करते हैं, इसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे 5 पलट के ऊपर चला जाएगा और 14 × 13 क्या होगा नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए 13×7 = 91, 7×2 = 14, तो ऊपर क्या बचा 5 और नीचे क्या बचा 4×2 = 8, तो 5/8 सही उत्तर होना चाहिए, यानी ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए बी से 20% कम है तो 2b - a डिवाइडेड बाई a का मान क्या होगा। काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए मान लेते हैं जैसे ए बी से 20% कम है, अगर बी हमने 100 माना तो 20% कम का मतलब ए कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। बस अब मान पुट करिए, आंसर लाइए। आपको निकालना क्या है 2b - a डिवाइडेड बाई ए, यही निकालना है आपका। तो 2 × बी क्या है मान है आपका 100 × 100 माइनस ए क्या है 80, 80 बट्टा में क्या है ए यानी 80, तो क्या हुआ 100 × 2 200 - 80 कितना हो गया आपका 120 बट्टा 80, 0 0 कटा 4×2 = 8, 4×3 = 12, यानी 3:2 होना चाहिए आपका 3/2, यानी ये ऑप्शन एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसकी आधार की त्रिज्या क्या होगी। बस कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक सिर्फ फॉर्मूला पे लंब वृत्तीय शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला आप जिसको याद है वो बना लेगा आसानी से। तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है सॉरी शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, एक मिनट। हाँ, शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h होता है या नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो 1/3 पाई का मान 22/7 r, ये तो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन स्लाइड चेंज हो गया। रुकिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चले गए हैं, ठीक है। एक मिनट। देखिए दोस्तों, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। देखिए इसको करेंगे कैसे, शंकु का आयतन दे दिया गया, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r²h होता है ना। आपके पास r भी है, r है नहीं, वही तो निकालना है। लंबाई है, हाँ लंबाई यानी ऊंचाई आपका है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बस शंकु का आयतन दिया गया, हाँ दिया गया। देखिए तो शंकु का आयतन 2464 बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 r², r तो चाहिए इंटू एच, एच कितना है 12, देखिए तो कटेगा ये 22 से, ये कट रहा 22 से कम 22, 2 और 6 22 से कम 22, 22 दूना 44, हाँ कट गया। अब देखिए 12 से इसको अगर हम काटे हैं 2 से 6 बार में, 2×6 = 12, 2 से 2×5 = 10, 2×6 = 12 56, अभी भी जाएगा 3, अब जाएगा ये 28, तो ये तीन ऐसे ही कट गया, तो आपका क्या मिला इधर 28, ये गुना हो जाएगा 7 बराबर कितना है r²। ठीक है, इस 28 को हम लिख सकते हैं 7×4 × 7 बराबर r²। तो r बराबर क्या होगा √7×4 × 7, तो 2 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा और 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 7×2 = 14 आपका क्या होना चाहिए r होना चाहिए, यानी रेडियस होना चाहिए, यानी ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने गलती से यहीं पे सॉल्व कर दिया था, क्वेश्चन का स्लाइड चेंज हो गया था दोस्तों, कोई बात नहीं। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़े भुजा की लंबाई क्या होगी। काफी आसान है। देखिए त्रिभुज का जो अनुपात है किसकी भुजाओं का, जैसे मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है उनकी भुजाओं का योग, जो उनकी जैसे भुजा है वही उसका योग, जैसे ए बी सी त्रिभुज है तो इसका परिमाप क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होगा परिमाप। तो जैसे मान लीजिए ए बी 4 दिया है, बी सी 3 दिया है और ए सी 2 दिया मैंने मान लिया, ठीक है, यह अनुपात में दिया है।
तो मतलब कहने का मतलब 4 + 3 + 2, ये जो है कितने के बराबर है? 63 के बराबर, यानी 4 3 7 2 9 जो है 63 के बराबर, तो एक बराबर कितना हुआ? 7। तो आपको निकालना है सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 4 है, यानी 7 × 4, 7 चौक 28। 28 आपका क्या होना चाहिए? सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। देखिए ए से चलना शुरू करता है, स्थान बी तक 12 घंटे, कुल 12 घंटे उसको समय लगते हैं। वो कुल दूरी का टोटल जो डिस्टेंस है उसका 1/5वां भाग जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। शेष जो भाग है 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। तो ए तथा बी के मध्य दूरी क्या है? चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग मेथड से कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं मोहित का जो स्पीड है, स्पीड हम लोग मान लेते हैं, नहीं दिया ही तो है स्पीड, वो पहला 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बाकी का 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या है? डी है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर हमने मान लिया क्या है? दूरी बराबर डी है। तो देखिए हमको कुल जो समय है 12 घंटा जो लगता है उसके बराबर करके इसको सॉल्व करके लाते हैं। देखिए तो 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जब वो d/5 कुल दूरी आपका जो है उसका कितना d/5 जाता है, कितना स्पीड से जाता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा बाई 6। तो ये एक समय देगा, देगा या नहीं देगा? हाँ। प्लस अब जो बाकी बचा, कितना बचा? 4d/5, तब कितना स्पीड से जाता है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है। ठीक, तो दोनों मिला के इसमें एक समय निकलेगा और इसमें एक समय निकलेगा, इन दोनों समय का योग 12 घंटा होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तब देखिए इसको अगर सॉल्व करिएगा तो d/6×5 = 30 हो जाएगा, जब 6 नीचे आएगा तो। और इसमें क्या हो जाएगा आपका? 4d/8×5 = 40 बराबर कितना होगा? 12। अब यहाँ से देखिए क्या एलसीएम जाएगा? 4 दूना 8, 4 तिया 12, 120 जाएगा। 30 चौक यानी 4d प्लस ये कितना होगा? 4 3 यानी 4 3 है, यानी 3 चौक 12d बराबर 12 आया। तो यहाँ ऊपर क्या है? 12 4 16d बराबर 120 गुने 12। तो d बराबर क्या हुआ? 120 गुने 12/16। देखिए तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 30, 30 तिया कितना आया? यानी 90 किलोमीटर आपका होना चाहिए। डी हम माने थे ना, डी ही निकाले। ठीक है, तो देखिए 90 किलोमीटर, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगी? देखिए दोस्तों ये एक फॉर्मूला है जो आपको पता होगा, CP/MP का फॉर्मूला, CP/MP का रिलेशन का क्या होता है? CP/MP बराबर 100 माइनस डी फॉर डिस्काउंट एंड 100 प्लस पी फॉर प्रॉफिट, डी से डिस्काउंट यानी छूट, पी से प्रॉफिट यानी लाभ, सीपी माने कॉस्ट प्राइस, एमपी माने मार्केट प्राइस। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस पे जो है अंकित मूल्य मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का एक फॉर्मूला है रिलेशन का। ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट का बात करें तो ये फॉर्मूला यूज करो, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्रय मूल्य को अगर हम 100 मानते हैं तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 60% अधिक माने 160 हो जाएगा ना? ठीक है, 100 माइनस डी, हमको वही तो पूछा गया कि छूट जो है डी, डिस्काउंट क्या है, तो डी को डी रहने देते हैं। अब प्रॉफिट कितना है? देखिए 20% प्रॉफिट है, तो 100 + 20 क्या हो जाएगा? 100 प्लस पीपी फॉर प्रॉफिट, तो 120 हो जाएगा। चलिए अब इसको बस सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 इसको काट दिए हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 30, गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा आपका 300, इधर हो जाएगा 400 माइनस 4d होगा ना? तो यानी 4d बराबर 400 माइनस 300 यानी 100, तो d बराबर 25%, यानी 25% आपका सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है। 25% छूट दिया और 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए सेम, इससे पहले एक सवाल किया था ना, उसी फॉर्मूला से देखिए कितना आसानी से बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, वही हम लोग जानते हैं CP/MP बराबर 100 माइनस डी
बाई 100 प्लस पी। ठीक है, जब भी छूट और प्रॉफिट का बात करें सीपीएमपी के रिलेशन के साथ तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। बोला है सीपीएमपी से, सॉरी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सीपी बाई एमपी पहले निकालेंगे इसको। देखिए छूट कितना दे रहा है 25%, मैंने 100 में 25 गया तो 75, प्रॉफिट कितना हो रहा है 40%, मतलब 140, 100 प्लस 40 140। इसको छोटा करें अगर हम तो 5 से करेंगे तो 15, 5 दूना 10, 5 चौटे 40, इतना ही आ रहा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सीपी मेरा अगर 15 आया तो एमपी मेरा कितना आया 28। तो एमपी कितना अधिक हुआ सीपी से, देखिए तो कितना अधिक हुआ, 28 और 15 का डिफरेंस कितना कितना अधिक हुआ होगा, 5 8 5 13, 13 अधिक हुआ। किससे पूछा है, सीपी से ना, नीचे क्या आएगा तब सीपी आएगा नहीं 15, परसेंटेज बदलने के लिए इंटू 100, तो कितना आया 1300 बटा 15। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से अगर 1300 को हम भागा देते हैं तो कितना आता है, देखिए 15 अट्ठे 120, यानी 10 100, 15 छक्का 90, फिर आया 10 पॉइंट देंगे, जीरो आएगा, 15 छक्का 90, फिर 10, मैंने ऐसे 86.67% करीब करीब आपका उत्तर आएगा, नहीं ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, y का मान क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 8 संख्याओं का औसत 44 है ना, तो कुल 8 संख्याओं का जो योग है, 8 संख्याओं का जो योग है यानी जोड़ है वो कितना होगा, 8 गुना 44 करेंगे ना, तो क्या होगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 352 होगा 8 संख्याओं का अगर योग निकालेंगे तो। अब क्या बोला गया कि प्रत्येक संख्या में y जोड़ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जैसे आपका 8 संख्या मान लेते जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 संख्याएं हुई। अब हर संख्या में हम क्या कर रहे हैं, y जोड़ रहे हैं, मैंने a प्लस वाई, बी प्लस वाई, सी प्लस वाई, ऐसे करके हम जोड़ रहे हैं एच तक, एच प्लस वाई तक। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, 8y तो मिलेगा, y 8 टाइम आ रहा है तो 8y प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस इस तरह एच तक जाएगा, जाएगा ना। तो मतलब क्या हुआ, देखिए जो 8 संख्या का जो सम आया ए प्लस बी से एच तक, वही तो सम मेरा 352 है ना, क्योंकि 8 संख्याओं का सम हम लोग निकाले ना 352। कहने का मतलब है 352 प्लस 8y, जब हर संख्या में हम लोग क्या कर रहे हैं y जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब भी क्या है 8 ही संख्या है, तो जो ओ एवरेज है कितना बन जा रहा है, 47 बन जा रहा है, कहा गया है देखिए 47 बन जाता है। अब जब एवरेज निकाल रहे हैं, जब हर संख्या में हम लोग y जोड़ रहे हैं तो संख्या जब एवरेज निकालते हैं तो 47 बन जाता है। तो बस अब यहाँ से हमको क्या निकालना, y का मान ही तो बताना है। तो देखिए करिए, अब 8 से इसको गुना कीजिए, 352 प्लस 8y, इसको 8 से गुना करेंगे, 8 सत्ते 56 और 8 चौको 32 5 37, 376, 8y बराबर 376 माइनस 352, घटाइए तो कितना आता है, देखिए 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, यानी 24, 24 यानी 8y बराबर 24, तो y बराबर कितना हो गया 24 बट्टा 8, यानी 8 तिरिके 24, यानी y क्या है 3 है। मतलब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो जो है औसत तब 47 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग अब। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, आयतन दे दिया गया शंकु का, इस शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो इसके आधार की त्रिज्या, ये तो हम लोगों ने किया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हम लोगों ने तो कर ही लिया, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखिए P इस टू क्यू 5:6 और R अनुपात क्यू 25:9, तो पी आर का अनुपात बताना है, P अनुपात क्यू अनुपात आर, यही निकालना है ना आपको। अब देखिए तो क्या 2 बार रिपीट हुआ है क्यों, इसीलिए क्यों को बीच में रखे, देखिए पी अनुपात क्यों दिया है कितना 5:6, और आर अनुपात क्यों यानी आर 25, और क्यों कितना है 9 है, तो जितना 6 इधर है यहाँ पे भी लिख देते हैं, 9 इधर है 9 इधर भी लिख देते हैं। तो कितना है आपको निकालना, क्या है पी और आर, मैंने ये और ये निकालना, क्यों से मतलब ही नहीं है। तो 9 पचे 45, इसको गुना करके कोई फायदा नहीं क्योंकि वो पी और आर चाहिए, 25 छक्का 150, तो कितना हुआ 5 से करेंगे 5 9 45, 5 तिया 15, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, 3 धाम में 30, यानी 3:10 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। जब 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तो एक दूरी है जिसको 14 घंटे में तय कर लेती है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए हम लोगों को पता है ना, स्पीड बराबर
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखिए जब वो 48 किलोमीटर से जा रही है तो 14 घंटे में तय कर ले रही है, तो मतलब 48 किलोमीटर से जब वो गई तो 14 घंटे में जो गई तो एक तो निश्चित दूरी तो आया, उस दूरी को अब उसको कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाना है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो बस कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब वो 48 किलोमीटर से जा रही है तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर जब 84 किलोमीटर प्रति घंटा से हम डिवाइड दे देंगे तो समय निकल जाएगा, क्योंकि मुझे समय ही निकालना है कितना समय में तय करेगी। तो डिस्टेंस बटे टाइम, टाइम 14 घंटा लेती है तो कितना दूरी निकला, 14 से 48 से अगर हम 14 का गुना करते हैं, 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16, 3 × 19, 48, यानी 2 9 8 17, 4 × 5 = 6, यानी 672 आया। 672 क्या आया आपका, डिस्टेंस आया, आया ना। बस अब इसी दूरी को, अब वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, तो टाइम बराबर कितना, 672 दूरी, अब बट्टा क्या, चाल करते तो समय निकल जाता है, तो चाल 84 किलोमीटर से अब जाना है। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 से अगर काटे तो 12 से 84, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 7 × 8 = 56, यानी 8 घंटे में वो क्या कर लेगी, तय कर लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या कहता है, x/y 7/5, y/z 7/11, XYZ तीनों बताना है। इससे पहले एक सवाल किया था, इसमें दो का था, इसमें तीनों का बताना है। तो लिख लेते हैं वैसे ही, XYZ, XY कितना है 7 5, और YZ कितना है 7 11, जितना यहाँ लिख देते हैं, जितना यहाँ है यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 7 × 7 = 49, 5 × 7 = 35, 11 × 5 = 55। देखिए ये कटेगा क्या, हाँ नहीं कटेगा, तो यही आपका अनुपात हो जाएगा, 49:35:55। देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट पे है। देखिए नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समग्र के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे लगते हैं, मतलब कार जो बनाता है तो उसको पूरा 1200 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जो 7 विभिन्न प्रक्रिया है इस प्रोसेस से होके जाता है, J1 प्रोसेस, J2 प्रोसेस, J3 प्रोसेस, J4 प्रोसेस, इतने सारे प्रोसेस होके जाता है तो पूरा 1200 घंटे लग जाता है उसको। ठीक है, कार बनने में। तो बोला जा रहा है J2 तथा J5 प्रक्रिया में कुल कितना समय लगेगा। तो J2 देखिए, J2 में कितना 18%, यहाँ पे J2 में कितना है 18% है, और फिर J5 है, J5 में कितना है देखिए, तो J5 में 12% है, J5 में है 12%, दोनों मिला के कितना हुआ 30%। तो कुल समय पूछा गया था, टोटल 1200 घंटा लगता है पूरा कार बनाने में, और उसमें J2 और J5 का मिला के 30% है, तो 30/100, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 12×3 = 36, यानी 360 घंटा लगेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या दिया गया है 69 नंबर क्वेश्चन में, क्या दिखा रहा है, नीचे दिया गया डाटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। ठीक है, जैसे बोला गया है बचत, यहाँ पे बचत है रुपयों में, ये व्यक्तियों की संख्या है, मतलब 5 रुपए जो बचत है एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, 15 रुपए की बचत 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया, 20 रुपए की बचत 4 व्यक्तियों द्वारा, 25 रुपए की बचत 2 व्यक्तियों द्वारा, 30 रुपए की बचत 1, 35 रुपए की बचत 1, 40 रुपए बचत 2 व्यक्तियों द्वारा। तो इसका मतलब हमको निकालना क्या है, पहले देखिए तो प्रति व्यक्ति बचत का माध्य क्या है, मैंने एवरेज निकाला, हर एक व्यक्ति का माध्य मैंने कितना करके बचा रहा है प्रति व्यक्ति। तो देखिए पहले कुल बचत देख लीजिए, क्या है 5 रुपया करके एक व्यक्ति, तो टोटल 5 रुपया बचत किया, 15 रुपया करके 3 व्यक्ति, मतलब टोटल 45 रुपया बचत किया, 20 चौको 80, उसी तरह 25 दूना 50, उसी तरह 30 से कम 30, उसी तरह 35 से कम 35, उसी तरह 40 दूना 80। अभी सबको सबको जोड़ दीजिए, टोटल कितना बचत हुआ देखिए तो, 45 से 5 50, 8 5 13 130, 580, 38 210, 210 80, 290, 325, 325 आपका क्या हुआ कुल बचत हुआ। लेकिन 325 जो बचत हो, जब आपको माध्य बचत निकालना है, मतलब प्रति व्यक्ति द्वारा, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं देखिए तो, 1 3 4 4 8 2 10 1 11 12 और 2 14, 14 व्यक्तियों द्वारा। तो 14 से डिवाइड दे देंगे तो आपको निकल निकल जाएगा ना व्यक्ति प्रति व्यक्ति का माध्य बचत। ठीक है, देखिए 14 से 325 को डिवाइड दीजिए, तो 14 दूना 28, 4 और 5, 14 तिया 42, 3 पॉइंट देंगे
तो आएगा 0, 14 दूना 28, यानी 23 पॉइंट, फिर 14 एकम 14, हाँ फिर पॉइंट है तो 0 आएगा, 23.21 आएगा करीब, ठीक है, 23.21 करीब आएगा, नहीं 23.21 करीब आपका आएगा। तो देखिए, तो परसेंटेज में नहीं है, ये तो एवरेज है, परसेंटेज में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला गया है, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, नए लड़के की आयु क्या है। मतलब कहने का मतलब है कि क्या हुआ कि एक 12 वर्ष का लड़का चला गया और उसकी जगह और एक, उसके ही जगह पे एक लड़का आ गया। जैसे ही वो लड़का आया तो 18 लड़के पहले भी थे, बाद में भी 18 लड़के, बस एक लड़का गया उसकी जगह पे एक लड़का है, लेकिन पहले जो एवरेज था उस एवरेज से अब 1.5 जो वर्ष है वो बढ़ गया है। बात समझ में आया। तो नए लड़के की आयु क्या है, देखिए तो इसको सबसे आसान तरीके से क्या करते हैं, यहाँ से ठीक से समझिएगा। देखिए क्या है, मेरा कहने का मतलब है, पहले जो भी एवरेज था, तो जो 12 वर्ष का जो लड़का गया, एक लड़का जो गया जिसका उम्र 12 वर्ष था, मतलब जो नया लड़का आया होगा तो वो तो उस 12 वर्ष को उसने मेंटेन किया ही होगा, क्योंकि मुझे नए लड़के की आयु बतानी है तो वो बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो जो नया लड़का आया होगा वो तो उस जो पुराने लड़के का जो 12 वर्ष था उसको तो उसने मेंटेन किया ही होगा, प्लस ये 1.5 करके उसने पूरा 18 लड़कों का बढ़ा दिया। बात समझे, 1.5 वर्ष करके पूरा 18 में बढ़ गया, मैंने 18 गुना 1.5 करके सब में बढ़ गया टोटल में। तो देखिए 12 प्लस 18 × 95, 18 और 9 27, 27 और 12 कितना हुआ, 39, 39 वर्ष जो है उस नए लड़के की उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, कितनी आसानी से हमने किया। बस फिर से एक बार समझिए, देखिए जो नया लड़का आया, वो जो पुराना लड़का था जिसका 12 वर्ष था उम्र, उसने तो, नया लड़के ने इसको तो मेंटेन किया ही होगा, प्लस उसने 1.5 वर्ष करके बढ़ा भी तो दिया, जब आया तो औसत में इतना तो बढ़ गया ना, तो इस मतलब 18 का बढ़ा होगा, तो 18 गुने 1.5 देखा तो मैंने 27, दोनों को जोड़िए, यानी 39 वर्ष होगा नया लड़के की उम्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने व्यक्ति सामान्य कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 व्यक्ति आधे काम को 9 दिन में कर रहे हैं ना, तो पूरा काम करेंगे तो 12 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे, 18 दिन में कर देंगे। अरे आधा काम 9 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम 18 दिन में करेंगे, 9 दूना 18। तो कितने व्यक्ति समान कार्य को, वही एक ही काम है, काम तो एक ही है, उसी एक ही काम को व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे, इंटू 6, यानी एक्स मान लिया मैंने, व्यक्ति कितने व्यक्ति 6 दिन में वो एक ही काम करना है, तो 6 तिया 18, यानी 12 तिया 36, यानी एक्स बराबर उनको, जो नए व्यक्ति कितने व्यक्ति को लगेगा, उनको कितने व्यक्ति को, 36 व्यक्ति को और चाहिए। ठीक है, व्यक्ति समान कार्य को करने के लिए 36 व्यक्ति चाहिए, ठीक है, 6 दिन में। तब हमें तो दिन ज्यादा ही ना लगेंगे, व्यक्ति जब घट रहा है तो, सॉरी हमें दिन कम लगेंगे ना, जब दिन जब हमने कम ले रहे हैं तो व्यक्ति तो ज्यादा चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात, मतलब व्यय से राजस्व, मैंने जो खर्चा है व्यय, ठीक है, से राजस्व, सॉरी व्यय से राजस्व कहने का मतलब है, मतलब जितना भी राजस्व मिला उसमें व्यय कितना है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया ना 0.80, 0.70, y1 में 0.80, 0.70, इसको ऐसे समझिए, 100 में 80, 100 में 80 क्या है, 100 रुपया अगर राजस्व है तो उसमें 80 खर्च है y1 में, 100 में 75 रुपया खर्च है, 100 में 84 रुपया खर्च है, 100 में 90 रुपया खर्च है, 100 में 70 रुपया व्यय है, 100 में 75 और 100 में 96, खर्च या व्यय एक ही बात है। ठीक है, तो आपको बोला गया लाभ लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम था, मतलब किस साल में लाभ सबसे कम हुआ। तो आप ध्यान दीजिए y7 में, देखिए तो देखिए इसमें 100 में 80 रुपया बचत हो रहा है, इसमें 100 में 25 रुपया बचत हो रहा है, 100 में 16, 100 में, सॉरी 100 में 20 रुपया, 100 में 25 रुपया, क्योंकि 75 व्यय है तो 25 बचत हुआ ना, 100 में 84 खर्च है तो 16 बचत हुआ, इसमें 10 बचत हुआ, इसमें 30 बचत हुआ, इसमें 25 बचत हुआ, लेकिन इसमें कितना बचत हुआ, 4 ही बचत हुआ। तो सबसे कम हुआ y7 में बचत, तो लाभ प्रतिशत सबसे कम y में ही रहेगा, यानी y7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000, चौथे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज
6,000 है, तब 5वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 6,750। तो ब्याज का दर बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या करते हैं, बस इसका डिफरेंस देखते हैं कितना है। देखिए तो कितना का अंतर है, 750। इससे पहले कितना था, इससे पहले 6,000 था। जब एक साल का इस तरह दिया रहा है, अगर मान लीजिए चौथे वर्ष में इतना बोले, 5वें वर्ष में इतना, तो अगर रेट निकालने के लिए कहे, बस उसका एक साल का अगर गैप रहे तो डिफरेंस देख के उससे पहले वाले, जैसे कहने का मतलब है, कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे चौथे वर्ष में 6,000 है, तो अब 5वें वर्ष में 6,750 है, तो मतलब 6,000 से 750, 6,750 जो है किसी दर से तो हुआ होगा, तो मैंने कितना 750 तो हुआ किस में, 6,000 में, तो इसलिए रेट ये हमको रेट आसानी से बता देगा। तो डबल जीरो से काटिए, 6 जीरो से ये जीरो काटिए, 6 से करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 पचे 30, ये 12.5% आपका होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर तथा 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़, देखिए सबसे बड़ी छड़ उस कमरे में रख सकते, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कमरा है। देखिए मैं इसको तो 3D फिगर में नहीं बना रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए कि एक ये आप क्यूबॉइड टाइप का है, ठीक है, क्यूबॉइड ही आप मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आप अगर इसमें आपको सबसे लंबा छड़ रखना, तब कैसे रखिएगा बताइए, ऐसे डायगोनली रखिएगा, डायगोनली रखिएगा तो सबसे तभी तो सबसे लंबा छड़ आप रख पाइएगा ना। तो बस क्या निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, उसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण निकालना तो बस विकर्ण निकाल दीजिए। मेरे पास लेंथ है 16 मीटर, ब्रेथ है 12 मीटर, मैंने लंबाई चौड़ाई है, और ऊंचाई मैंने 15 मीटर, यानी हाइट इक्वल टू 15 मीटर। तो हम लोग को क्या पता है ना, घनाभ का विकर्ण। देखिए यहाँ पे तीनों जो डायमेंशन है अलग है, 16 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर। इसका मतलब वो घनाभ है, ठीक है। साइड अगर सब बराबर होता, अगर 3D फिगर होता और साइड सब बराबर होता, तो वो क्यूब हो जाता, यानी घन हो जाता, ठीक है। तो लेंथ का स्क्वायर मैंने 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, देखिए कितना आ रहा है। देखिए तो 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, इन तीनों को जोड़िए तो कितना होगा, 256 प्लस 144 प्लस 225, यानी आएगा आपका 625। 625 किसका होता है, 25 का। माने उस रूम में अगर आपको रखना है तो सबसे सबसे लंबाई वाली छड़ होगी 25 मीटर की होगी। तो उसको हम लोग तिरिया किस तरह डायगोनली रखेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 75वां क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10 माइनस, पहले इसको माइनस, बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए इसको तो आसानी से बॉडमास के रूल के साथ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप इधर सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसमें भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, हम लोग सबसे पहले छोटा ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, तो क्या होगा, 2 2 कट जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पे ये टर्म हमको क्या दिया, 0 दिया। तो देखिए 6 माइनस 4, तो 6 माइनस, देखिए 4 माइनस, यहाँ पे तो 0 था, तो 4 माइनस 0 तो 4 ही होगा, 6 में से 4 गया 2, 2 आया इधर, इतना पूरा सॉल्व करके 2 आया, और 10 में से 2 गया, 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8, 8 आपका सही उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप कुछ समझ पाए होंगे, ठीक है। तो जरूर से जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उनको, उनके लिए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके एग्जाम में हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन दोबारा पूछे जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेशन को लेकर आते हैं, नेक्स्ट अगले किसी भी शिफ्ट का पेपर लेके आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।